Hello friends, once again welcome to our channel The Lie School. This is the second part of Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita Act 2023. It's a broad overview in this part, whereas a short information about Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita Act 2023 in first part. But in this part, a broad overview which is briefly explained in 10th point in Hindi and English. So let's start one by one. A broad overview of BNSS Act 2023. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता enacted date 25 दिसंबर 2023 but come into forces on 1st जुलाई 2024. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट की जो इनेक्टेड डेट थी 25 दिसंबर 2023 थी, बट कम इनटू फोर्सेस 1 जुलाई 2024 को हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सीआरपीसी 1973 जो 19वीं सदी की थी, प्री इंडिपेंडेंस का लॉ था, क्रिमिनल लॉ था, ब्रिटिश जमाने का लॉ था, उसको रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्यों इंट्रोड्यूस किया? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कई कारण थे। बीएनएसएस लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि बीएनएसएस एम टू प्रोवाइड ए फास्टर एंड मोर एफिशिएंट इन जस्टिस सिस्टम। जस्टिस को डिलीवरी करने में देरी के कारण कोर्ट पे बर्डन बढ़ता था, क्योंकि हमारा जो सीआरपीसी में थी कुछ कमियां थी, लेंदी प्रोसीजर था, लार्ज पेडेंसी ऑफ केसेस इन कोर्ट हो गए थे, मोर देन 4 करोड़ केसेस ऑलरेडी पेंडिंग इन कोर्ट, लो कन्वेंशन रेट था, लो लेवल ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लीगल सिस्टम, इन इन्वेस्टिगेशन एंड इनएडिक्वेट ऑफ फोरेंसिक रिपोर्ट। इसके कारण से बीएनएसएस लाया है। इसका दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो जस्टिस सिस्टम है वो फास्टर किया जाए और जो एफिशिएंट जस्टिस सिस्टम को लाया जाए। जो भी कॉम्प्लेक्स थी, लेंदी प्रोसीजर था सीआरपीसी का, उसको हटा के कुछ बीएनएसएस लाया गया है। जो सेक्शन यूज में नहीं थे, 9 सेक्शन को रिपील कर दिया गया है, और जो सेक्शन अब के ज़माने में जो करंट सिनारियो, करंट एरा है, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्राइम टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत बढ़ रहे हैं, तो 9 सेक्शन और ऐड किए गए हैं। 5 किसमें ऐड किए गए हैं? डेफिनेशन में, और 9 सेक्शन न्यू ऐड किए गए हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, ऑडियो वीडियो एक्सेट्रा, ताकि इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो सके। इस वजह से बीएनएसएस 2023 रिप्लेस ऑफ मतलब सीआरपीसी को रिप्लेस करके बीएनएसएस इंट्रोड्यूस किया गया है। 10 पॉइंट में अब हम एक 1 बाय 1 में बताएंगे। पहले तो चेंजिंग हुआ है हमारा एफआईआर रजिस्ट्रेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई विक्टिम व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता था तो पुलिस वाले मना कर रहे थे कि ये जुरिडिक्शन हमारा नहीं है, हम नहीं लिख सकते, आप उस थाने में जाइए जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो। बट अब वो नहीं कर सकते। एक कॉन्सेप्ट आया है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जहाँ यदि कॉज ऑफ एक्शन वहाँ हुआ है या नहीं हुआ है, डजेंट मैटर, उस जुरिडिक्शन का है या नहीं है, उस अधिकार क्षेत्र, पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र का है या नहीं है, अब पुलिस ऑफिसर को मैंडेटरी है लिखने के लिए। अच्छा, एक वन थिंग मोर, एफआईआर कैन नाउ बी रजिस्टर्ड वाया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब एफआईआर जो मतलब बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू हम रजिस्टर कर सकते हैं। और इसका एक चीज़ और है मेन, इसे रिकॉर्ड पर लिया जाएगा और ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इट विल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड एंड साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग सच इंफॉर्मेशन। और ये अब मैंडेटरी हो चुकी है, हर पुलिस ऑफिसर को लिखना पड़ेगा विक्टिम जब भी जाएगा, या जीरो एफआईआर करना ही पड़ेगा। और 24 घंटे के अंदर पुलिस ऑफिसर जहाँ पर ये एफआईआर हुआ है, जीरो एफआईआर, उस एफआईआर को जो जुरिडिक्शन होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में सेंड कर देगा, यानी कि ट्रांसफर कर देगा सच इंफॉर्मेशन को। Once the zero FIR is registered, the concerned police station can transfer such FIR to the police station which has jurisdiction to investigation the case. अब चाहे पुलिस वो कॉज ऑफ एक्शन उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुआ है या नहीं हुआ है, यदि विक्टिम इस पुलिस स्टेशन जाएगा तो पुलिस ऑफिसर को एफआईआर लिखना पड़ेगा, और पुलिस ऑफिसर उस एफआईआर को
जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा, संबंधित पुलिस स्टेशन होगा, उस पुलिस स्टेशन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया जाएगा। पहला चेंजिंग हमारा यानी कि एफआईआर में हुआ है, जो निक नेम कह सकते हो कि 0 एफआईआर। सेकेंड पॉइंट, एडिशनल पावर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 107 बीएनएसएस में क्या है कि 107 में पुलिस के अधिकारों को इनहेंस किया गया है, बढ़ाया गया है। किसके रिगार्डिंग? एडिशनल पावर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। सेक्शन 107 under which a magistrate or criminal court has been vested with the power of attachment, forfeiture and restoration of property connected with the proceeding of crime। सेक्शन 107 में पुलिस के पास पावर है कि वो मजिस्ट्रेट के थ्रू जो क्रिमिनल है उसके प्रॉपर्टी को कुर्की किया जाए, जब्त किया जाए या उसको रिस्टोरेशन किया जाए। इसमें पुलिस के पावर को इनहेंस किया गया है। उस क्रिमिनल एक्टिविटीज जो उस क्रिमिनल यानी कि क्रिमिनल कोर्ट, मजिस्ट्रेट और एक क्रिमिनल कोर्ट के पास पावर है। क्या पावर है? अटैचमेंट कुर्की का, फॉरफिट यानी कि संपत्ति को जब्त करने का, या रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, या गलत तरीके से मान लो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, रिपोर्ट दिया मजिस्ट्रेट को, तो यदि जज को ऐसा लगता है कि यह प्रॉपर्टी गलत अटैचमेंट हुआ है, कुर्की हुई है, तो उसको रिस्टोरेशन कर दिया जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट। क्यों किया जाएगा, क्या क्या कारण है? पहली बात तो डायरेक्ट अटैचमेंट of the property found to be proceeds of crime after hearing all parties concerned। सभी पार्टी को सुनने के बाद यदि उसको जज को लगता है कि इसके प्रॉपर्टी को कुर्की किया जाए, तो उसके पास पावर है, पुलिस के पास मतलब जज के पास पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकता है और उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? अटैचमेंट या कुर्की करवा सकता है। और सेकेंड पार्टी यदि क्या है कि मान लो सेकेंड पॉइंट क्या है कि पास एंड एक्स पार्टी इंट्रीम ऑर्डर अटैचिंग प्रॉपर्टी इफ द मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इशूइंग नोटिस टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर अटैचमेंट विल डिफीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अटैचमेंट और सीज एंड। यदि वो व्यक्ति जो क्रिमिनल है, ऑर्डर जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और यदि क्रिमिनल व्यक्ति भगोड़ा यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भगोड़ा हो जाए, तो जज का ऐसा लगता है कि ओपिनियन कि उस नोटिस को इशू किया गया है वो अवॉइड कर रहा है, वो कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, तो वो अटैचमेंट प्रॉपर्टी का ऑर्डर दे सकता है। उसका दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कोर्ट का ऑर्डर होता है और जो एक्यूज्ड होता है वो नहीं फॉलो, वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, तो उसके प्रॉपर्टी को एक तरीके से अटैच कर लिया जाएगा। कोर्ट के ऑर्डर को मानना पड़ेगा। तो कोर्ट के पावर को भी बढ़ाया गया है और पुलिस के पावर को भी इनहेंस किया गया है। तीसरा पॉइंट, यदि ऐसा मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो क्रिमिनल प्रॉपर्टी को संपत्ति अर्जित की है क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू, तो उस प्रॉपर्टी को जो भी इफेक्टेड हुए हों, जो भी पार्टी, जो भी और संबंधित पक्ष उस प्रॉपर्टी से इफेक्ट हुए हों, तो उस प्रॉपर्टी को उनमें बांट दिया जाएगा। 3 पॉइंट है में इस सेक्शन में, सेक्शन 107 में, कि मजिस्ट्रेट या क्रिमिनल कोर्ट के पास पावर है कि क्रिमिनल की प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने के लिए, कुर्की करने के लिए, जब्त करने के लिए या उसको रिस्टोरेशन करने के लिए। पहला पॉइंट है डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी फाउंड टू बी प्रोसीड ऑफ क्राइम आफ्टर हियरिंग ऑल पार्टीज कंसर्न। जो भी संबंधित पार्टी है सभी पार्टियों को सुनने के बाद यदि उसको ऐसा लगता है जज के डिसेंसी पावर में कि इस प्रॉपर्टी को कुर्की किया जाए, तो वो डायरेक्शन दे सकती है कोर्ट। सेकेंड क्या है कि यदि कोई एक्स पार्टी है और क्रिमिनल जो अक्यूज्ड है वो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है उस प्रॉपर्टी को कुर्की करने के लिए। तीसरा पॉइंट है, यदि कोर्ट को ऐसा डिटर्मिनेशन लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है या क्वेश्चन फॉल करता है अंडर प्रोसीड ऑफ क्राइम, कि क्रिमिनल संपत्ति ने जो अर्जित किया है क्रिमिनल ने, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू अर्जित किया है, उस क्रिमिनल एक्टिविटीज या प्रॉपर्टी से संबंधित पक्ष कोई भी पार्टी इफेक्टेड हुआ है, तो उस पार्टी को यह प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी या रिटर्न कर दिया जाएगा, जो भी इफेक्टेड हुए हैं इस क्राइम से। तो सेक्शन 107 में 3 पॉइंट है में। अब चलते हैं सेक्शन 86, नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 86 ऑफ बीएनएसएस।
इसका जो 86 है बीएनएसएस एक्ट जो 1900 ऐड हुआ है, सेक्शन 86 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस एक्ट 2023 अलाउ कोर्ट टू रिक्वेस्ट असिस्टेंट फ्रॉम अदर स्टेट टू आइडेंटिफाई, अटैच या सीज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन। प्रोक्लेम्ड पर्सन मीन भगोड़ा व्यक्ति। यदि किसी भी अदर स्टेट का, मान लीजिए किसी एमपी का है और यूपी का है, यदि एमपी का कोई एक्यूज्ड है, उसकी प्रॉपर्टी यदि यूपी में है, तो स्टेट के थ्रू, यानी कि स्टेट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन स्टेट टू स्टेट, उसके थ्रू वो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के सबमिट यानी कि एप्लीकेशन दे सकता है कि यह प्रॉपर्टी इस क्रिमिनल की है, उसको अटैचमेंट किया जाए, कुर्की किया जाए, तो मजिस्ट्रेट वो ऑर्डर दे सकता है। क्या स्टेट टू आइडेंटिफाई, स्टेट को आइडेंटिफाई कर लिया है अटैचमेंट, या सीज ए प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन, जो भगोड़ा व्यक्ति है यदि कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता है तो एक स्टेट में यदि दूसरे स्टेट में उसकी प्रॉपर्टी है तो स्टेट रिक्वेस्ट कर सकती है और पुलिस ऑफिसर उस रिक्वेस्ट को जज के सामने प्रेजेंट करके, असिस्टेंट करके उस क्रिमिनल की प्रॉपर्टी को सीज या कुर्की कर सकती है प्रॉपर्टी को। कुल मिला के जो भगोड़ा होते हैं, जो जजमेंट आने के बाद वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को किसी भी स्टेट में हो तो वो सीज या अटैचमेंट या कुर्की की जा सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है? 2 पॉइंट हो, तीसरा पॉइंट है अडरेंस विथ टाइमलाइन, यानी कि समय सीमा का अनुपालन करना। मेन पॉइंट यही है कि तभी तो फास्टर हमारा जजमेंट होगा, जस्टिस सिस्टम थोड़ा फास्टर होगा। तो जो भी टाइमलाइन है तीसरा पॉइंट में, उसको अनुपालन करना। द बेनिफिट्स इंडिविजुअल टू एड्रेस डिले इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल बाय प्रोवाइडिंग टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग सर्टेन प्रोसीडिंग अंडर द बेनिफिट्स सच एज। जो भी इन्वेस्टिगेशन डिले हो रहा है तो इस इन्वेस्टिगेशन को एक टाइमलाइन दे दिया गया कि इस टाइमलाइन के अंदर आपको पूरा करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसमें 4-5 या 4 पॉइंट हैं, उसमें देखते हैं वन बाय वन। Proceeding and time period. Committal within 90 days from the date of taking cognizance, संज्ञान के दौरान, उस डेट जिस दिन संज्ञान लिया गया विदिन 90 डेज के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन पूरा करना पड़ेगा। हाँ, विच मे बी एक्सटेंड बाय ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज, 90 दिन तक तो करना है। यदि मे भी कुछ रीजन हो सकते हैं तो 180 दिन तक उस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना पड़ेगा कमिटल वाले को। सप्लाई ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स, सप्लाई ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स किसको? जो विक्टिम होता है। विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन या अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के जो प्रोडक्शन मतलब प्रेजेंट होने में या अपीयरेंस होने के लिए 14 दिन के अंदर सप्लाई ऑफ पुलिस रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि एक्यूज्ड को 14 दिन के अंदर ये पूरे डॉक्यूमेंट्स की क्या रिपोर्ट है, एफआईआर क्या है, वो देना पड़ेगा। इट्स मीन पुलिस ऑफिसर के पास ड्यूटी है, ओब्लिगेशन है। तीसरा पॉइंट है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन। यदि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो फर्स्ट डेट, हियरिंग के फर्स्ट डेट के 60 डे के अंदर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जज को करना पड़ेगा। यह टाइमलाइन दी गई है। पहले चल रहा है, केस चल रहा है, तब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या है? ट्रायल बिफोर, ट्रायल के पहले या कोर्ट सेशन है उसको 60 दिन के अंदर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करना पड़ेगा। डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, पहले दिन की सुनवाई से लेकर 60 दिन के अंदर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ट्रायल कोर्ट या सेशन कोर्ट को देना पड़ेगा। जजमेंट ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, मान लो सबकी सुनवाई होने के बाद, सुनवाई हो गई तो जज को 30 डे के अंदर अपना जजमेंट देना पड़ेगा। कंप्लीट आर्गूमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ आर्गूमेंट विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय 45 डेज ओनली बाय गिविंग स्पेसिफिक रीजन। हाँ, 45 दिन तक हो सकता है, बट स्पेसिफिक रीजन के कारण देगा वो कि ये 15 दिन डिले क्यों हुआ है। अदरवाइज विद इन 30 डेज के अंदर कंप्लीशन ऑफ आर्गूमेंट, यदि आर्गूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, एविडेंस वगैरह सब कुछ सबमिट हो चुका है, सभी पार्टी का आर्गूमेंट हो चुके हैं, तो उस आर्गूमेंट कंप्लीशन होने के बाद विद इन 30 डेज के अंदर जजमेंट देना पड़ेगा जज को। हाँ, 15 दिन एक्सटेंड हो सकते हैं ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन, वो मेंशन करना पड़ेगा। हो सकता है जिसकी तबीयत खराब हो गई हो या कोई और रीजन हो सकता है, जेन्युइन रीजन, तो 45 डेज के अंदर आप जजमेंट ट्रायल कोर्ट को देना पड़ेगा। एक ये अच्छी बात हुई है।
In addition, trial or inquiry will be on day-to-day basis and not more than 2 adjournment will be granted. एडिशनल में क्या है कि ट्रायल और इंक्वायरी डे टू डे जो कि बेसिस पे है, वो गैप 2 एडजमेंट के बीच में 2 एडजमेंट से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है, ओनली 2 एडजमेंट हो सकता है बस। माने कि डे टू डे जो इंक्वायरी या ट्रायल है वो 2 एडजमेंट के अंदर होना चाहिए, इससे ज़्यादा एडजमेंट नहीं हो सकता, निरस्त नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट है चेंज कंसर्न प्रोविजन अबाउट अरेस्ट। इसमें हमें लगता है वही है, सीआरपीसी में थोड़ा बहुत चेंजिंग हुई है। जो अरेस्ट, किसी पर्सन को अरेस्ट हम करते हैं, पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं, तो उनके मतलब क्या सिग्निफिकेंट है। आई थिंक देयर इज नो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हैव बीन मेड विथ रिस्पेक्ट to the right of the arrestee except that no be arrestee can inform by person of the fact of his arrest other than just a friend and relative which could also include his lawyer। कोई सिग्निफिकेंट नहीं, वही है इम्प्रूवमेंट, नो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। यदि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो उस अरेस्टी को पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि उसके रिलेटिव को, उसके पेरेंट्स को, इंक्लूड लॉयर को इंफॉर्मेशन देना कि ये व्यक्ति इस मामले में हमने अरेस्ट किया हुआ है। और इन केस ऑफ वुमेन वुमेन मतलब एज रिगार्ड द अरेस्ट ऑफ वुमेन द बेनिफिशियरी प्लेसेस एन ऑब्लिगेशन अपॉन द पुलिस टू इन्फॉर्म द रिलेटिव ऑफ ए वुमेन where she is being held and inform about her arrest। that's the main। यदि वुमेन के संबंधित है तो पुलिस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है कि उनके रिलेटिव को जहां वो स्टे कर रही है उसको इन्फॉर्मेशन देना कि इस संबंधित केस में हमने अरेस्ट किया है। द बेनिफिशियरी स्पेशली अलाउ हैंड कर्फ्यू ऑफ द सर्टेन कैटेगरी ऑफ ऑफेंडर लाइक रिपीट हैबिचुअल ऑफेंडर। अच्छा, जो इसमें बेनिफिशियरी में एक और स्पेसिफिक अलाउ किया गया है, जो हथकड़ी लगाते हैं उस व्यक्ति को हथकड़ी इस पुलिस पिटिशन मतलब विवेक पर निर्भर करता है कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर हो, रिपीट मतलब एक्यूज्ड हो, एक रिपीट क्राइम कर रहा हो, तो उसको कोर्ट में प्रेजेंट जब करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके हाथ को हथकड़ी लगा सकते हैं। ये पुलिस के पर डिपेंड करता है। फिफ्थ पॉइंट है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड एट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। One of the most significant features of BNSS is the information of electronic communication and audio-video electronic means for various procedures under the BNSS. In line with this objective, the BNSS has introduced new definition which define terms such as audio-video electronic means and electronic communication। Definition में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को ऐड किया गया। जो 5 पॉइंट्स डेफिनेशन में ऐड किए गए उनमें से फर्स्ट है सेक्शन 2, 1 और ए में इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में ये डिफिनेशन स्पेशली ऐड किया गया है। क्यों? क्योंकि बेनिफिस को फास्टर किया जाए, जजमेंट को डिलीवरी फास्ट किया जाए, इस वजह से डिफिनेशन में ऑडियो वीडियो मीन्स ऐड किया गया है। सिक्स्थ पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ डिवाइस कंटेनिंग डिजिटल एविडेंस। यदि एक कोर्ट को या ऑफिसर जो प्रभारी है थाने का, यदि उसको ऐसा लगता है कि एक्यूज्ड के पास या ऐसे इंफॉर्मेशन है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन या उसके फ़ोन में हो या लैपटॉप में हो, तो वो कंपेल कर सकता है उस डिवाइस को कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए किसी भी एक्यूज्ड को। जैसे कि अभी केजरीवाल है, केजरीवाल के पास आईफोन था और जो ईडी है वो साफ मना कर दे कि हम पासवर्ड नहीं देंगे। बट बेनिफिस में अब क्या है कि पुलिस ऑफिसर या प्रभारी या कोर्ट को ऐसा लगता है कि एक्यूज्ड के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो डिजिटल है, उसके फ़ोन में है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में है, तो पुलिस ऑफिसर या कोर्ट कंपेल कर सकती है उस डिवाइस को प्रेजेंट करने के लिए। अभी क्या था कि आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार था, प्राइवेसी का अधिकार था, तो केजरीवाल ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं देंगे पासवर्ड। अब ईडी 6 मंथ वेट करेगी, पासवर्ड अप्रैल से मंगाएगी,
यदि वो क्रैक भी कराती है, जो भी डेटा होगा एप्पल फ़ोन में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा, न्यू जैसा फ़ोन हो जाएगा। तो अब क्या है कि नहीं, पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन एक्यूज्ड के पास है जो क्राइम को या एविडेंस एज ए एविडेंस को प्रूफ किया जा सकता है, तो वो पुलिस ऑफिसर या प्रभारी थाना या कोर्ट कंपेल कर सकती है उस एक्यूज्ड को। 6 पॉइंट, ये जो प्रोडक्शन ऑफ डिवाइस कंटेनिंग डिजिटल एविडेंस, इसमें ये 6 पॉइंट में ये चीज़ है। ब्रीच ऑफ द राइट टू द प्राइवेसी एज वेल एज प्रिविलेज, ब्रीच ऑफ जो सेक्शन जो आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन में जो 21 आर्टिकल है, निजता का अधिकार या प्राइवेसी, राइट ऑफ प्राइवेसी, उसको ब्रीच करके कंपेल करके हम वो पुलिस ऑफिसर एविडेंस डिजिटल एविडेंस को कोर्ट के सामने प्रोडक्शन या प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल कर सकता है। 8वां पॉइंट है पुलिस कस्टडी। अब पुलिस कस्टडी में क्या है कि सेक्शन 187 ऑफ एनएसएस प्रोवाइडेड पुलिस कस्टडी ऑफ 15 डेज अनलेस एक्सटेंड। सेक्शन 187 में जो पुलिस ऑफिसर पुलिस कस्टडी मांगते हैं जज से, जो प्रेजेंट करते हैं, तो 15 दिन या वेरियस टू केस 15 दिन, अनलेस मतलब डेट बढ़ाई जा सकती है। बट ये डेट जो पुलिस कस्टडी है, शुरुआत के 40 दिन के अंदर या 60 डेज के अंदर वो 15 दिन के लिए मांग सकता है, या 2 दिन के मांगेगा यदि स्टार्टिंग में उसको पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कुछ इसको इन्फॉर्मेशन मिली कि उसको पुलिस कस्टडी दोबारा मांगी जाए, तो केवल 15 दिन की कस्टडी को वो कई बार मांग सकता है, पर शुरुआती 40 से 60 डेज के अंदर। आफ्टर 60 डेज कंप्लीट हो चुके हैं तो वो पुलिस कस्टडी नहीं मांग सकते हैं पुलिस ऑफिसर या ईडी या कोई भी हो। तो बिजनेसेस में ये एक प्रावधान या प्रोविजन दिया गया है कि पुलिस कस्टडी सेक्शन 187 ऑफ एनएसएस में प्रोवाइड डेट पुलिस कस्टडी ऑफ 15 डेज अनलेस एक्सटेंडेड। कुछ वेरियस केसेस हो सकते हैं जो मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि पुलिस ऑफिसर को कि इसमें मजिस्ट्रेट को कि 15 दिन की जगह पे पुलिस कस्टडी बढ़ाई जा सकती है, तो वो कर सकते हैं। मे बी टेकन आइदर ऑल एट वंस, वो एक ही बार में कस्टडी ले सकते हैं, या स्टैगर्ड मैनर, यानी कि कई बार ले सकते हैं, बट 15 डेज के, ओनली 15 दिन को ही मिलेगी। इट एम्पावर द पुलिस टू सीक कस्टडी व्हेन इट इज सॉट इन ट्रांसेस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड विच मे बी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज या 60 डेज एज द केस में भी। केस टू वेरी करता है, तो केस के शुरुआती दिन में यानी कि 40 से 60 दिन के अंदर पुलिस ऑफिसर 15 दिन की जो कस्टडी है वो एक ही बार में ले सकते हैं, या कई बार में वो 15 दिन की कस्टडी ले सकते हैं। तो पुलिस कस्टडी में ये चीज़ एक नया ऐड है प्रोविजन, सेक्शन 87 ऑफ एनएसएस में ये प्रोविजन दिया गया है। सेक्शन 9 राइट ऑफ विक्टिम। अब विक्टिम को क्या क्या राइट दिए गए हैं, कुछ राइट इसमें बढ़ाए गए हैं। वो राइट क्या है कि द बेनिफिट्स प्रोवाइड द फॉलोइंग राइट टू विक्टिम विच हैव टिल डेट ओनली बीन प्रोवाइडेड बाय जजमेंट ऑफ कोर्ट। फर्स्ट जो राइट है विक्टिम का, ऑब्लिगेशन ऑन पुलिस टू इन्फॉर्म द विक्टिम ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज। पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक ड्यूटी या ऑब्लिगेशन है कि जो विक्टिम है 90 दिन के अंदर उस विक्टिम को इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताना पड़ेगा, सबमिट या उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर ये ड्यूटी है कि जो विक्टिम हुआ है, सपोजेड मान लो एक व्यक्ति है उसका सेलफोन चोरी हो गया है, ठीक है, तो उसने एफआईआर दर्ज करा दिया है, तो अब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जो विक्टिम है जिसका फोन चोरी हुआ है, पुलिस ऑफिसर के पर ड्यूटी है कि वो 90 दिन के अंदर उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को वो विक्टिम को इन्फॉर्म करे। दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट है ऑब्लिगेशन ऑफ पुलिस टू सप्लाई पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट टू द विक्टिम इफ रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट। विक्टिम को जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उस रिपोर्ट को प्रोवाइड किया जाए, विक्टिम को दिया जाए, या उसके एडवोकेट को भी दे सकते हैं। इफ रिप्रेजेंटेड बाय एन, यदि एडवोकेट उस विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसके पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट टू द विक्टिम जो भी कंसर्न है उसको प्रोवाइड कराया जाए। सी पॉइंट है विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन विल ओनली बी अलाउड आफ्टर हियरिंग द विक्टिम। यदि विक्टिम ये चाह रहा है कि इस केस को विड्रॉ किया जाए तो मजिस्ट्रेट केवल अलाउ तभी करेगा उस विक्टिम
की हेयरिंग करने के बाद, उसका पूरा सुनने के बाद उसको लगता है पुलिस ऑफिसर को कि हाँ ये केस को विड्रा किया जाए, इस प्रोसिक्यूशन को विड्रा किया जाए, तो वो कर सकता है। बट आफ्टर हियरिंग द विक्टिम, डी राइट क्या है, फोर्थ राइट, ए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम टू बी हेल्ड डाउन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये किस सेक्शन में ऐड किया गया है, 384 सेक्शन में, जो बीएनएसएस का है। हाँ सर, 384 जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बता रखा है। हाँ नहीं, 398 में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम सेक्शन 398 ऑफ बीएनएसएस में ये नया सेक्शन ऐड किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लेट डाउन किया जाएगा। हमारा जो पांचवा विक्टिम राइट है, विक्टिम का अधिकार है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम which have largely been administrative schemes such as a Nirbhaya scheme are to be given at the discretion of the state government। स्टेट गवर्नमेंट के विवेक पर निर्भर करता है कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम को लार्ज स्केल पे बढ़ाया जाए या घटाया जाए। इट डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अपना डिस्क्रिप्शन पावर पे डिपेंड करता है। तो विक्टिम राइट का क्या है, 5 राइट हैं। पहला राइट क्या है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पुलिस, पुलिस की ड्यूटी है कि विक्टिम को 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन के प्रोग्रेस रिपोर्ट को बताना पड़ेगा। दूसरा ऑब्लिगेशन, पुलिस ऑफिसर के पास दूसरा ऑब्लिगेशन है कि इस विक्टिम को एफआईआर रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ेगा, या विक्टिम का जो रिप्रेजेंटेटिव या एडवोकेट है उसको दे सकता है या विक्टिम को दे सकता है। और तीसरा पॉइंट है कि यदि विक्टिम चाहता है कि इस केस को वापस किया जाए तो आफ्टर हियरिंग ऑफ विक्टिम हियरिंग करने के बाद ही वो विड्रा प्रोसिक्यूशन हो सकती है। फोर्थ है ए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 398 सेक्शन जो है बीएनएसएस का, उसमें विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को दिया गया है स्टेटमेंट गवर्नमेंट के थ्रू। पांचवा है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, ये स्टेट के विवेक पर उस फंड को लार्ज किया जाए, बढ़ाया जाए, जैसा कि निर्भया स्कीम में बढ़ाया गया था विक्टिम कंपनसेशन स्कीम को। तो ये हमारे 5 राइट हैं जो विक्टिम को बीएनएसएस में इनहेंस किए गए हैं। लास्ट पॉइंट, 10th पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ बीएनएसएस सेक्शन 531। इसके बाद 532 एंड 533 रिपील्ड किए गए हुए हैं। तो सेक्शन 531 में क्या बताया गया है कि बीएनएसएस में प्रोवाइड कि 1 जुलाई 2024 से जो भी केस हैं, जो ट्रायल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो किसके थ्रू होंगे, सीआरपीसी 1973 के थ्रू होंगे। और आफ्टर 1 जुलाई 2024 के बाद जितने भी केस हैं वो बीएनएसएस एक्ट के माध्यम से जस्टिस दिया जाएगा। तो इसमें यह प्रावधान दिया गया है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि 1 जुलाई के बाद अब जो भी प्रोसीडिंग होगी वो बीएनएसएस के थ्रू ही होगा, पर ऐसा नहीं है। यदि केस 1 जुलाई 2024 से पहले का है तो सीआरपीसी के थ्रू ही ट्रायल और प्रोसीडिंग होगी। आफ्टर 1 जुलाई 2024 किसके थ्रू होगा, बीएनएसएस के थ्रू होगा। बस ये 531 में ये प्रावधान दिया गया है कि बीएनएसएस प्रोवाइड दैट इफ देयर इज एनी अपील, एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन pending before the date of which BNSS come into forces, then it will be disposed of, continue, held or made in accordance with the provision of the Code of Criminal Procedure CRPC 1973 के माध्यम से ट्रायल होगी। और इसके बाद है 1 जुलाई 1924 तो बीएनएसएस के थ्रू होगा। ये 10 पॉइंट हैं जो ओवरव्यू, जो बीएनएसएस का एक ब्रॉड ओवरव्यू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले पार्ट में। अब सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।